हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम क्राइम और लॉ के संबंध में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले कानून क्या है, कानून का समाज में क्या महत्व है, कानून क्या भूमिका अदा करता है एक समाज को अपराध मुक्त करने के लिए, और अपराध क्या है, अपराध के विभिन्न तत्व क्या हैं, कानून के विभिन्न प्रकार क्या हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी को विस्तार से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। कानून क्या है, कानून की क्या भूमिका है। अगर कानून को एक आसान भाषा में समझा जाए तो कहा जा सकता है कुछ नियम, कुछ शर्तें जो मानव के स्वभाव को, मानव के आचरण को नियंत्रित करती हैं। अगर ऑस्टिन के हिसाब से इस कानून को परिभाषित करें तो उन्होंने कहा था कि लॉ इज़ कमांड ऑफ सोवरियन। सोवरियन का मतलब होता है एक सुप्रीम अथॉरिटी। ये सुप्रीम अथॉरिटी के कमांड की तरह है एंड बैक्ड बाय द सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो उचित दंड भी दिया जा सकता है। रोल एंड नीड, कानून की ज़रूरत क्यों रहती है और कानून का क्या भूमिका ये अदा करते हैं। देखिए, अगर किसी चीज़ के बारे में समझना है, किसी चीज़ की अहमियत समझनी है तो उसके अभाव में इसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो इसमें है कि लॉ इज़ एन इनविजिबल फोर्स दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट बिहेवियर ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स। लॉ एक अदृश्य तरीके की वो शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति, जो हर व्यक्ति के, हर मानव के व्यवहार को नियंत्रित करती है और संचालित करती है। और विधि का क्या उद्देश्य रहता है। लॉ एग्जिस्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी। कानून समाज के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। जब हम सामाजिक समझौता सिद्धांत को पढ़ते हैं जिसके आधार पर यह बताया जाता है कि जब राज्य नहीं था, राज्य की अभाव में ये एक नियम था कि जो कमज़ोर व्यक्ति था उसको शक्तिशाली व्यक्ति उसका शोषण करता था। राज्य व्यक्तियों के हित को सुरक्षित करने के लिए और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अस्तित्व में आया, और राज्य इस वजह से रुका हुआ है ताकि उनके कल्याणकारी जीवन तक के लिए वो सुनिश्चित करे। तो एक नियम का जो कानून है, कानून की क्या रोल होती है, स्टेट का क्या रोल होता है, तो वो समझा जा सकता है उसके अभाव में। रोल ऑफ स्टेट क्या है। रोल ऑफ स्टेट लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। अब लॉ के विभिन्न प्रकार क्या हैं। इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ या नेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो यूएन द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं, जैसे कि इसमें भी दो तरीके के लॉ होते हैं, पब्लिक लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। और जो नेशनल लॉज होते हैं उसमें भी दो तरीके के क्लासिफिकेशन है, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और क्रिमिनल लॉ आते हैं। प्राइवेट लॉ में जैसे कि लॉ ऑफ पर्सन्स जो व्यक्तियों के संबंध में है, या फिर लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जो संपत्ति के संबंध में है, लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस जो ड्यूटीज़ ऑफ ऑब्लिगेशंस के संबंध में है, और कन्फ्लिक्ट्स ऑफ लॉ। देखो, इन सभी जो ये क्लासिफिकेशन है इसको ग्रेटर डिटेल्स में इसी वीडियो में इसके बाद हम समझेंगे। सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ क्या होती है। इट डील्स विद rules for the governance of sovereign state in their relation and conduct toward one another। जैसे कि हम सभी जैसे कि इंडिया एज ए नेशन एंड पाकिस्तान एज ए नेशन, चाइना एज ए नेशन, इफ़ देर इज़ सम कन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन टू नेशन, अगर दो देशों के बीच में अगर किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको इंटरनेशनल लॉ द्वारा ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे नेशनल लॉ एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल विच गवर्न द कंडक्ट एंड रिलेशन ऑफ स्टेट विद ईच अदर, एंड द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज विच इज ऑल्सो नोन एज कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज, deals with the cases involving foreign element in case of dispute between individual citizen or state and foreign element where there is a need to a contact with foreign system of law and the private international law will apply। अगर दो राज्यों के बीच में किसी भी तरीके का वाद विवाद है तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ विल एप्लीकेबल। अगर व्यक्ति और राज्य के बीच में है तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। फिर प्राइवेट लॉ क्या होता है। protects the right of individual or group of individual, it regulates and govern the relation of citizen with one another। ये जो प्राइवेट लॉ होती है, जिसको हम आसान भाषा में निजी कानून भी बोल सकते हैं, ये व्यक्तियों के अधिकार को, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है
और उनके आपस में एक दूसरे के साथ संबंध को नियंत्रित करता है और रेगुलेट करता है। पब्लिक लॉ डिटरमाइंस एंड रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टेट। ये राज्य के संरचना और राज्य की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है, निर्धारित करता है। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द रिलेशन ऑफ स्टेट विद इट्स सब्जेक्ट। राज्य और उसके सब्जेक्ट का मतलब होता है सिटीजन्स, उनके बीच में जो संबंध है उसको निर्धारित करता है। इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टेट इन इट्स पॉलिटिकल एंड सॉवरेन कैपेसिटी। ये राज्य की जो राजनीतिक और संप्रभु क्षमता के अनुसार उनको डील करते हैं। जैसे कि इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो पब्लिक लॉ होती है, जैसे कि संविधान जो कि सर्वोच्च कानून होता है किसी भी देश का। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो प्रशासनिक विधि की संरचना, जो सरकारी संरचना है वो किस तरीके से वर्क करेगा, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेटअप क्या होगा, ये सभी चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम डील करते हैं। क्रिमिनल लॉ जो क्राइम और इसके पनिशमेंट और प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या होता है? इट डिटरमाइन द नेचर ऑफ द स्टेट, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान एक देश का सर्वोच्च कानून होता है जो राज्य की प्रकृति के बारे में बताता है, और सरकार का जो स्ट्रक्चर होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या फिर मोनार्क है या ऑटोक्रेटिक है, ये उसके प्रकार को, उसकी संरचना को और एक देश के बारे में उसकी सभी पृष्ठभूमि को, जैसे कि हमारे संविधान के बारे में अगर जानना है तो उसकी प्रस्तावना से पता लगता है, तो उसी तरीके से संविधान से उसके देश के बारे में पता चलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी प्रशासनिक इकाई हैं उनकी क्या शक्तियाँ हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, उनके क्या कार्य हैं, उनको निर्धारित करता है। क्रिमिनल लॉ इज़ नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कानून जो क्रिमिनल लॉ है वो इसलिए ज़रूरी होती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके और पीस को मेंटेन किया जा सके। इट डिफाइंस एंड प्रेस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर देम। अगर किसी भी तरीके की वायलेशन होता है तो उसके लिए पनिशमेंट। इट प्रिवेंट क्राइम एज वेल एज पनिशेस द ऑफेंडर्स। ये क्राइम को होने से भी रोकता है और जो ऑफेंस कमिट करता है उसको पनिश भी करता है। फिर है इसमें क्रिमिनल लॉ डील्स विद द ऑफेंस पनिशेबल बाय द स्टेट। जैसे कि हमारे पास इंडियन पिनल कोड है और स्पेशल लॉज हैं जो किसी भी कानून का उल्लंघन करने के लिए दंड निर्धारित करते हैं। पनिशेबल बाय स्टेट एंड इज इन्फोर्स इन द नेम ऑफ द स्टेट, और राज्य के द्वारा इन्फोर्स या लागू किए जाते हैं। क्रिमिनल लॉ डिवाइडेड इनटू सबस्टेंटिव लॉज एंड प्रोसीजरल लॉज। सबस्टेंटिव लॉज जो किसी के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करते हैं। प्रोसीजरल लॉ कि जिनके अधिकार और कर्तव्य को किस तरीके से अदालत द्वारा इंश्योर किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा, क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, वो प्रोसीजरल लॉ में आता है। सिविल लॉ कंसर्न विद द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल टू वन अनदर एंड प्रोवाइड्स ए सिस्टम ऑफ रेमेडीज। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसके कुछ उदाहरण हैं। जो व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य से संबंधित जितने भी कानून हैं वो हम सिविल लॉज में पढ़ते हैं। सबस्टेंटिव लॉज जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य से संबंधित है। इट डिफाइंस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एज अ राइट और लायबिलिटी। प्रोसीजरल लॉ ये इज़ वन विच सबस्टेंटिव लॉज अप्लाइज टू द पार्टिकुलर केस, कि जब सबस्टेंटिव लॉज को किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है उसका, किस तरीके से उसको आगे प्रैक्टिकल वे में प्रोसीड किया जाएगा। इट प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स इंस्क्राइब्ड इन दी सबस्टेंटिव लॉज। जो सबस्टेंटिव लॉज में जिस तरीके के नियम दिए हुए हैं, कानून दिया हुआ है, उसको किस तरीके से लागू करना है, ये प्रोसीजरल लॉ इंश्योर करती है। फिर समझते हैं कि अपराध क्या है। अपराध एक तरीके से पब्लिक रॉन्ग है एंड इट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक एज वेल एज द होल। जब हम अपराध को समझते हैं, अपराध के विभिन्न प्रकार भी इसमें समझेंगे। किस कृत्य से अपराध बनता है, या क्या हमारा कृत्य होगा, या क्या हमारा कुछ ओमिशन होगा जो जिस कार्य को करने के लिए बाध्य हैं, अगर हम उसको नहीं करते हैं तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। देयर इज़ नो सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन ऑफ द वर्ड क्राइम। एक्चुअली हम क्राइम को डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ ब्रॉड, और ये हर तरीके से, हर तथ्य परिस्थिति के हिसाब से इसका स्वरूप बदलता है, तो इसको परिभाषित करना
निर्भर करता है कि किस तरीके की परिभाषा से ये अपराध को निर्धारित किया जा सकता है कि ये चीज़ें अपराध होती हैं। लेकिन जब हम इसके 4 एलिमेंट को पढ़ते हैं तो हम उसके आधार पर निर्धारित करते हैं कि अपराध इन 4 तत्वों के साथ मिलके बनता है। अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, क्राइम इज एन एक्ट committed in violation of public law, forbidding or commanding it। ब्लैकस्टोन के अनुसार क्राइम इज एन एक्ट, यह वह कृत्य है जो कारित किया गया, जो पब्लिक लॉ के वायोलेशन में था, जो किसी भी तरीके के लिए फॉरबिड करते हैं या कमांड करते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, जैसे कि एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मैंसिट रिया। इसका मतलब है कि एन एक्ट डज नॉट इटसेल्फ मेक वन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। इसमें बताया कि कोई भी कार्य अपने आप में उसको व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक उसका दोषी इंटेंशन नहीं हो, उसका बैड इंटेंशन नहीं हो। किसी भी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, उस कार्य से किसी को क्षति हुई, लेकिन ऐसा उसका आशय नहीं था, उसने यह सोचकर ये काम नहीं किया था। तो इसके लिए यहाँ पे 2 एलिमेंट होते हैं, जैसे एक्टस रियस, कोई भी एक्ट किया, एक्ट डन, एंड मेंस रिया विद बैड इंटेंशन। जब ये दोनों चीज़ मिलती हैं तो बोलते हैं कि क्राइम हुआ। तो देर आर 2 एलिमेंट ऑफ द मेंस रिया। द गिल्टी माइंड इज नोन एज मेंस रिया। देर आर 2 एलिमेंट ऑफ मेंस रिया। मेंस रिया की 2 एलिमेंट हैं। फर्स्ट वन इज इंटेंट टू डू एक्ट, इंटेंट किया कि उन्होंने इस कार्य को करने के लिए। सेकंड वन इज़ नॉलेज ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट मेक्स एन एक्ट क्रिमिनल ऑफेंस। उनको जानकारी थी, उनको नॉलेज थी कि ये जो कंडीशंस है, ये सर्कमस्टांसेस हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करेंगे। सबसे जो स्टेजेस होती हैं, उसकी जो चरण होते हैं किसी भी क्राइम को करने के लिए, सबसे पहले इंटेंशन होता है। इंटेंशन होने के बाद उसकी प्रिपरेशन तैयारी की जाती है। तैयारी होने के बाद अटेम्प्ट किया जाता है उसको करने के लिए, और एकम्प्लिस उसको फाइनल स्टेज तक पहुंचाने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसके 4 एलिमेंट हैं कि अगर कोई भी क्राइम किया गया, इट शुड बी डन बाय द ह्यूमन बींग्स, नॉट बाय एनी ऑब्जेक्ट और थिंग्स और एनिमल। और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि एक जो एज लिमिट डिसाइड की गई है एज पर द सेक्शन 82 कि चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर, उनके द्वारा अगर कोई भी क्राइम किया गया तो वो क्राइम नहीं होगा, क्योंकि उनका गिल्टी इंटेंशन नहीं होता। दरअसल हम इसमें इंटेंशन देखते हैं। इंटेंशन एक अहम भूमिका रखता है जब अपराध को निर्धारित करते हैं कि क्या ये अपराध है या नहीं। दूसरा एबल इंटेंशन, मेंस रिया। थर्ड एक्ट कमिटेड या ओमिटेड, और ये एक इंजरी में रिजल्ट होता है कि इसके द्वारा इन कृत्य को करने के बाद एक इंजरी हुई है। ये 4 एलिमेंट है, इसको डिटेल में आगे समझते हैं। अगर एक बड़े तरीके से देखा जाए क्राइम के बारे में या फिर इन सब चीज़ों के लेके एज ए होल, देयर मस्ट बी लॉ फॉर द सेम। अगर किसी व्यक्ति ने कोई कृत्य किया है और जिस समय वो कृत्य किया था उसके लिए कोई भी कानून नहीं था जो उसको परिभाषित करता है, तो एक ये बचाव के लिए भी रहता है। एक्टस रियस, ये ह्यूमन कंडक्ट से होना चाहिए, मानवीय आचरण द्वारा होना चाहिए, मानव द्वारा कृत होना चाहिए। कॉजेशन, ह्यूमन कंडक्ट से और जिसके द्वारा कोई हार्म भी किया गया है, जो ह्यूमन कंडक्ट जो हार्म में रिजल्ट करता है, जिसके द्वारा कोई भी क्षति होती है। और हार्म का क्या मतलब है यहाँ पे, टू सम अदर और अदर थिंग, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को। कंकरेंस, इसके साथ कंकरेंस का मतलब है जोड़ के देखा जाता है स्टेट ऑफ माइंड एंड ह्यूमन कंडक्ट। मेंस रिया, स्टेट ऑफ माइंड एंड गिल्टी इंटेंशन, और इसके लिए पनिशमेंट कानून द्वारा निर्धारित हो। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया जिसके लिए कोई भी सज़ा नहीं थी, और अपराध करने के बाद किसी भी तरीके का अगर नया कानून बनाया, फिर उसके हिसाब से उसे दंड दिया, जैसे कि आज की जो दिनांक है, किसी भी व्यक्ति ने इस दिन अपराध किया और अगले दिन एक कानून बनाया जो पिछले दिन पे जो अपराध किया उसकी सज़ा निर्धारित करता हो, तो ऐसा भूतलक्षी प्रभाव आपराधिक विधि के लिए नहीं दिया जा सकता, जो कि हमने आर्टिकल 20 में पढ़ा था। ह्यूमन बीइंग, पहले एक कंसेप्ट था कि जो रेट्रीब्यूशन रहता था, प्रतिशोध की भावना रहती थी। अगर कोई भी बच्चा अगर ज़मीन पे भी गिर जाता था तो ज़मीन को लात मारते थे ताकि बदला लिया जाए। तो अगर किसी एनिमल ने भी कोई ऑफेंस किया तो एनिमल को भी मारते थे। तो इस वजह से इस लॉ में चेंजेस हुए। इन एंशियंट टाइम इवन एनिमल पनिश फॉर रॉन्ग्स, जानवरों को भी दंड दिया जाता था।
इन क्रिमिनल एक्टिविटी इट इज़ नेसेसरी फॉर द एक्यूज रॉन्ग डूअर टू बी ह्यूमन बींग। अगर कोई कृत्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तभी वो क्राइम होगा। अगर किसी मशीन बस और भी किसी वस्तु या जानवर द्वारा है तो वो क्राइम नहीं होगा। इफ़ द रॉन्ग डूअर इज़ एन ऑब्जेक्ट और एनिमल देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम। नेक्स्ट, इसमें ह्यूमन बींग्स के बाद एबल इंटेंशन, ये ज़रूरी हिस्सा है इसका, जो इसके इंटेंशन को स्पेसिफाई करता है कि ये उनका उद्देश्य था, इस उद्देश्य के साथ इन्होंने ये कृत्य किया। जैसे कि सेक्शन 34 जिसमें कॉमन इंटेंशन को डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 149 जिसमें कॉमन ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है। वी विल डिस्कस दिस थिंग इन नेक्स्ट वीडियोज़। द नोइंगली कमिटेड द क्राइम, जानबूझ के ये कृत्य किया है, इसकी जानकारी थी, नॉलेज था, नॉलेज ऑफ देयर एक्शन, और अपने एक्शन जो कमिट कर रहे हैं वो एक लॉ के वायलेशन में होने वाला है। जो भी हम कृत्य करते हैं और हम ये सोच के कृत्य करते हैं कि ये विधि के उल्लंघन में होगा। मैलाफाइड इंटेंट टुवर्ड द विक्टिम, और जो भी विक्टिम होता है उसके लिए मैलाफाइड इंटेंशन, मैलाफाइड मतलब होता है बैड इंटेंशन। एन एक्ट में बी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, कोई भी एक्ट या तो ऐच्छिक रूप से हो सकता है या अनैच्छिक रूप से हो सकता है। गिल्ट इज़ डिटरमाइंड बाय द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, और जिस भी व्यक्ति को जो अपराध के लिए आरोपित है उसका अपराध सिद्ध करने के लिए जो हर मामले के तथ्य और उसकी परिस्थितियां हैं उनके आधार पे उसको निर्धारित किया जाता है। सम क्राइम्स डू नॉट नेसेसरली रिक्वायर ए मैलाफाइड इंटेंशन टुवर्ड एनी पर्सन, लेकिन कुछ कृत्य ऐसे हैं जिसमें मैलाफाइड इंटेंशन ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपका करना ही ज़रूरी है, जैसे नेग्लिजेंस वगैरह या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले केसेस भी। एक्ट कमिटेड या ओमिटेड, एक्ट कमिटेड क्या होता है, जो एक्ट आपने कमिट किया। एक्ट ओमिटेड क्या होता है कि अगर किसी कानून द्वारा आपको ये कार्य करना है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो कि एक पब्लिक ड्यूटी जिसको दी गई है कि आपको ये काम करना है, वो काम वो नहीं कर रहे। जैसे कि कहीं पे एक एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे पुलिस पर्सनल अगर जाते हैं और उनको पता है यहाँ एक्सीडेंट हुआ या यहाँ पे किसी भी तरीके का अपराध हो सकता है, और वो जानबूझकर, और उनके पास ये ड्यूटी है कि उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, क्राइम नहीं होने देना है, और वो जानबूझ के नहीं जाते, तो उन्होंने एक्ट ऑफ ओमिशन किया है। तो ये फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम होता है। द एक्ट कमिटेड और ओमिटेड बाउंड बाय ड्यूटी और लॉ टू डू द सेम एक्ट, डू सम एक्ट, ये रिजल्टिंग इन इंजरी टू एनी पर्सन, और इसके बाद में किसी व्यक्ति की इंजरी होती है। इन सम केसेस स्पेशली ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जहाँ पे मेंसरिया जरूरी नहीं होता। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी we will discuss in next videos. And actus reus means act done alone is sufficient to establish guilt and to obtain a conviction from a competent court. Injury, as it is being defined in section 44 of IPC, any harm illegally caused to any person, बॉडी, माइंड, अगर किसी व्यक्ति को मानसिक क्षति भी हुई है या फिर उसकी साख भी खराब हुई, जैसे कि हमने डिफेमेशन केसेस में हमने पढ़ा था इसको, और प्रॉपर्टी से संबंधित या उसकी प्रॉपर्टी के संबंध में, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए अगेंस्ट में कोई ऑफेंस है जो इंजरी रिजल्ट करते हैं। इसके एक्सेप्शंस माइनर्स जो कि 7 साल से नीचे, या फिर जो 18 साल से नीचे जिनके लिए जुवेनाइल जस्टिस कैन प्रोटेक्शन एक्ट है। लीगल प्रिंसिपल्स जैसे कि इग्नोरेंसिया फैक्टिक एक्सक्यूज, तो इट मीन्स इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। विधि एक ये है कि तथ्य की भूल माफ़ है। अगर आप किसी भी फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं या फिर उसको भूल हो जाती है आपसे, वो पार्डनेबल है, बट विधि की भूल माफ़ नहीं है, क्योंकि जनरली ये प्रजम्पशन है कि कोई भी अगर विधि पास की गई है, जब तक वो गैजेट में जब पब्लिश कर दी जाती है, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि हर व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है उसको इस विधि के बारे में जानकारी है। अगर उसका कोई उल्लंघन करता है, विधि का उल्लंघन किया जाता है, तो ये एक एक्सक्यूज़ नहीं होता कि हमको विधि के बारे में किसी तरीके की जानकारी नहीं थी, कि हमारे इस कृत्य को, हमारा ये कृत्य एक अपराध भी हो सकता है, इसके लिए कोई विधि भी है। तो तथ्य की भूल माफ़ है, लेकिन विधि की भूल माफ़ नहीं है। तो इसके लिए मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट मीन्स इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि विधि की भूल माफ़ नहीं है। नाउ वी विल सी द डिस्टिंक्शन। क्रिमिनल लॉ और पब्लिक सिविल लॉ में क्या अंतर रहता है। जैसे कि क्रिमिनल लॉ जिनको जो भी ऑफेंसेस जो कि पिनल कोड में दिए हुए हैं,
सिविल रॉन्ग्स जिनके लिए हम टॉर्ट लॉ में पढ़ेंगे कि क्रिमिनल अगर भी कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट, और ये ग्रेवर इन नेचर, सीरियस नेचर के होते हैं ये ऑफेंस। पब्लिक रॉन्ग होते हैं और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर, और ये क्रिमिनल कोर्ट में ट्राई किए जाते हैं, और क्रिमिनल इंटेंशन इसमें ज़रूरी होता है। और सिविल रॉन्ग में कंपनसेशन मिलता है, वहाँ पे पनिशमेंट मिलता है, और यहाँ पे कंपनसेशन मिलता है। अगर कोई भी अपराध, ज़्यादातर कुछ अपराधों को क्रिमिनल भी हो सकते हैं या सिविल, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अगर उसको सिविल सूट के लिए अगर दाखिल करते हैं तो उसमें हमको कॉम्पनसेशन मिलता है, क्षतिपूर्ति की जाती है पैसों के द्वारा या जिस भी तरीके से। और अगर क्रिमिनल में है तो उसके लिए दंड मिलता है। सिविल ये लेशर होते हैं, प्राइवेट रॉन्ग और बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें प्लेंटिफ के पास होता है, और ये सिविल कोर्ट में ट्राई किए जाते हैं, और क्रिमिनल इंटेंशन इसमें होना ज़रूरी भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल आपराधिक विधि का क्या उद्देश्य रहता है? पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी को मेंटेन करके बचाए रखने के लिए, पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, एंड टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम व्हाट इज ऑफेंसिव और इंजीरियस, एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंट सेफगार्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय एनीवन, कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, और जो भी चीज़ उनके लिए ऑफेंसिव है या हानिकारक है उनके लिए उनको एक संरक्षण प्रदान करने के लिए, या किसी भी व्यक्ति उनका शोषण करता है उस शोषण के खिलाफ उनको एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सो आई होप आप लोगों ने अपराध और कानून के संबंध में जो भी चीज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया आप लोगों को समझ लगा होगा। धन्यवाद।